हेलो एंड वेलकम टू सबब एकेडमी। आई एम आदर्श तिवारी और आज के इस वीडियो के साथ हम शुरू कर रहे हैं अपने क्लास 12 मैथमेटिक्स की जर्नी का। तो अब इस सेशन में आपको हम सारे कॉन्सेप्ट्स देने वाले हैं एनसीईआरटी के। सारे डिटेल वीडियोस आपको मिलते जाएंगे कॉन्सेप्ट वाइज एंड देन हम सारे एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के। देन उसके बाद आपको मिलेगा आरडी और आरएस जैसी बहुत अच्छी बुक्स के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके पूरे सॉल्यूशन। और यहीं पर भी हम रुकने नहीं वाले, आप जानते हैं कि हम आपको और क्या देने वाले हैं। साथ में आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी मिलते जाएंगे, सैंपल पेपर्स, एमसीक्यूज, असर्शन एंड रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चंस और ये सारी चीजें जो कि आपकी प्रैक्टिस को बहुत ही परफेक्ट कर देगी। स्टेप अप एकेडमी के साथ जुड़ जाइए और हमारे साथ इस जर्नी में शामिल हो जाइए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। इस वीडियो में हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस को हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसका जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हमें क्या देखना जरूरी है, तो हम यहां पर देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स से ही हम किसको समझ पाएंगे, रिलेशंस को, एंड देन रिलेशन से हम किसको समझ पाएंगे, फंक्शंस को। तो हम हर एक चीज को बहुत ही स्ट्रीमलाइन तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आप एक बात और अच्छे से जानते हो कि अगर आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस को समझना है तो सबसे पहले क्लास 11th का थोड़ा सा रिवीजन जरूरी है। तो हम यहां पर सेट्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने वाले सबसे पहले। तो जल्दी से सारे असला बारूद अपने साथ में ले आओ। स्टूडेंट का असला बारूद क्या होता है, पेन और कॉपी। उनको लेकर बैठ जाओ अच्छे से और जो मैं पढ़ा रहा हूं सबको नोट करते चलो, साथ में पढ़ते चलो और अगर क्वेश्चंस आते तो उनको सॉल्व करते हुए चलो। कमेंट सेक्शन पर आप इंटरैक्ट जरूर करना, कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रही तो पूछ लेना, अगर कोई डाउट अलग से भी आपके दिमाग में आ रहा है तो वो भी आप पूछते हुए चलना, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट्स को समझना होगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सेट क्या होता है तो क्या आप डिफाइन कर पाओगे, क्या होता है भाई सेट, बताओ जल्दी से। What is a set? सेट क्या होता है? तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनसे क्लास 12th में मैं पूछता हूं कि सेट क्या होता है और वो लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं सेट एक कलेक्शन होता है। तो क्या हर एक कलेक्शन सेट होता है? तो आप बोलेंगे नहीं, हर एक कलेक्शन सेट नहीं होता है। तो सेट क्या होता है? तो सेट होता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो सेट होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब इस वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है, तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई मेरे पास कलेक्शन है सारी अच्छी मूवीज का, तो क्या आप समझ जाओगे उस कलेक्शन में क्या क्या आ रहा है? तो आप बोलोगे यार हो सकता है उस कलेक्शन में कोई अच्छी मूवी आ रही हो, कौन सी, एवेंजर्स एंड गेम आ रही हो, हाँ ठीक है, या हो सकता है कि दूसरी गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी आ रही हो कोई सी भी, या फिर हेरा फेरी आ रही हो। लेकिन भाई मुझे ये सब पसंद ही नहीं, मैं ऐसी मूवीज देखता ही नहीं हूं, मान लो। तो वो जो अच्छी मूवीज मेरे लिए होंगी, हो सकता है मुझे टूनपुर का सुपर हीरो पसंद आती है या कोई सी मूवी ऐसी पसंद आती है जो आपको पसंद नहीं आती। तो यहां पर परसेप्शन मैटर कर जाता है या फीलिंग्स आ जाती हैं। जहां पर ऐसी चीजें आ गई वहां पर चीजों को आप वेल डिफाइंड बोल ही नहीं सकते। कलेक्शन ऑफ ऑल द गुड क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो हो सकता है भाई मेरे लिए एक गुड क्रिकेटर कौन होगा, विराट कोहली होगा। बट आप बोलोगे नहीं भाई वो तो लड़ाई करता रहता है हमेशा, तो वो गुड क्रिकेटर नहीं है। गुड क्रिकेटर कौन है, तो गुड क्रिकेटर है संजू सैमसन। आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है। एमएस धोनी किसी को पसंद है, तो भाई यहां पर परसेप्शन मैटर कर गया। आप बता ही नहीं पा रहे कि इस कलेक्शन के अंदर कौन से लोग होंगे, तो ये कलेक्शन सेट नहीं हुआ क्योंकि यहां पर डेफिनेशन परफेक्ट नहीं है। तो जहां पर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात होगी वहां पर सेट होगा। जैसे कि मैं एक बात करता हूं, हमेशा याद रखना सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर्स का हम यूज करते हैं, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूं कलेक्शन ऑफ ऑल द वॉवेल्स, तो कलेक्शन ऑफ ऑल द वॉवेल्स क्या वेल डिफाइंड है? क्या आप बता पा रहे हो कि इसके अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आएंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? तो आप बोलोगे हाँ बता पा रहे हैं। वॉवेल्स हमें पता है AEIOU, तो हम यहां पर लिख देंगे AEIOU। ये हो गया कलेक्शन ऑफ ऑल द वॉवेल्स। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं और इसके अंदर के जो भी एलिमेंट्स होते हैं जब भी हम उनको लिखते हैं कॉमा से सेपरेट करके लिख देते हैं। और ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है जहां पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सारे एलिमेंट्स लिस्ट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और अगर इसी को मैं इस तरीके से ना लिखते हुए मैं लिखता a is equals to x such that x is a vowel,
तो यहां पर क्या हुआ, x जो है एक स्मॉल लेटर जो होता है वो अंदर के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पर x जो है वो हर उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो सेट के अंदर आ रहा है। मैंने क्या बोला, x इज अ वॉवेल, तो वॉवेल है अगर x, तो आपको समझ में आ गया ना कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, मतलब ये डेफिनेशन हो गई। जहां पर आप सेट के अंदर करली ब्रैकेट्स के अंदर डेफिनेशन लिख दो, मतलब कि जहां पर आपने डायरेक्टली एलिमेंट्स ना लिखते हुए उन क्वालिटीज को लिख दिया जो कि इसके एलिमेंट्स को डिटरमाइन कर रही हैं, तो वो हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और रोस्टर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हो गए हमारे सेट्स। इसके बाद मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ सेट्स भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहला सेट होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आता, वो खाली होता है, ठीक है। इन सारी चीजों को आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एम्प्टी सेट होता है कोई भी एलिमेंट जिसमें ना आए, भाई करली ब्रैकेट स्टार्ट हो, करली ब्रैकेट एंड हो जाए, कोई एलिमेंट है ही नहीं इसमें, तो भाई ये कैसा सेट हो गया, एम्प्टी सेट। इसको या तो हम करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं या फिर हम इसको बोलते हैं फाई, ठीक है। इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो ये हो गया एम्प्टी सेट। अगर एक एलिमेंट आता तो वो होता है सिंगलटन सेट, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, सिर्फ एक एलिमेंट को कंटेन कर रहा है जो, वो क्या हो गया, एक सिंगलटन सेट हो गया, ठीक है। ऐसे ही फाइनाइट सेट किसको बोलेंगे, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। इनफाइनाइट सेट किसको बोलेंगे, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो आता है वो आता है सबसेट। तो सबसेट क्या होता है भाई, जल्दी जल्दी सेट की सारी चीजों को आप रिवाइज कर लो, उसके बाद हमें रिलेशंस में बढ़ना है आगे, और रिलेशन से पहले हमको क्या पढ़ना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो सबसेट क्या होता है, तो आप सबसेट को बोलोगे, अगर मैं बोल रहा हूं if A and B are two sets and all the elements of B are present in A, मतलब B के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं A सेट में, तो B जो होगा वो A का सबसेट होगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं A belongs to B implies that A belongs to A, याद रखना ये जो एरो बना है ये किसका साइन है, ये साइन है implies that का, भाई 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और ये है belongs to का साइन, ठीक है। तो मतलब कि यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी एलिमेंट कोई, अगर मैं बोलता हूं कि भाई यहां पर ये जैसे लिखा हुआ है ये एक सेट के अंदर के सारे एलिमेंट्स है, तो मैं यहां पर बोलूंगा ए जो है वो सेट ए को बिलोंग करता है, ई जो है वो सेट ए को बिलोंग करता है। तो ए बिलोंग्स टू ए का मतलब है कि स्मॉल ए एक एलिमेंट है जो कि सेट ए को बिलोंग करता है, स्मॉल ई एक एलिमेंट है जो कि सेट ए को बिलोंग करता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं कि कोई भी एक एलिमेंट अगर बी को बिलोंग करता है, तो ये स्टेटमेंट ये इंप्लाई करता है, उस तरफ ये इशारा करता है, हमें उधर भेजता है कि भाई ए जो है वो ए को भी बिलोंग करेगा। मतलब कोई भी एलिमेंट अगर बी में आ रहा है तो वो ए में भी आएगा, ठीक है। अगर मैंने बोला कोई एलिमेंट है x, वो b में आ रहा है, तो भाई x जो है वो a में भी आएगा। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि हर वो एलिमेंट जो b में प्रेजेंट है वो a में भी प्रेजेंट है, तो b जो है वो क्या हो गया, a का सबसेट हो गया। इसको मैं बोलूंगा b इज अ सबसेट ऑफ a, ठीक है। और A जो होता है वो क्या हो जाता है, A हो जाता है B का सुपर सेट। इस सबसेट के साइन को उल्टा कर दोगे तो A इज द सुपर सेट ऑफ B, ठीक है। तो B जो है वो A का सबसेट है, A जो है वो B का क्या है, सुपर सेट है। ये सारी चीजें अगर आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब यहां पर आपको समझ में आ गया कि सबसेट्स क्या होते हैं। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि सबसेट्स का नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं। तो अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि किसी भी सेट में n ऑफ a की बात करूं मैं, यहां पर कितने नंबर्स दिख रहे हैं आपको, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो आपको साफ साफ दिख रहा है भाई n ऑफ a का मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a। इसको कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो क्लास 11th भाई, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, गिन लो इसको, 1 2 3 4 5। तो यहां पर n ऑफ a कितना हो जाएगा, 5।
तो याद रखना, अगर किसी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5 हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है, 2 की पावर n, 2 टू द पावर n। अब 2 की पावर n का मतलब क्या हुआ, यहां पर 2 तो भाई हर एक सेट के लिए कॉमन रहेगा, n जो है वो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हिसाब से चेंज होता जाएगा। तो यहां पर अगर 5 है तो यहां पर इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 5 यानी कि 32। आ रही है बात समझ में, इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 32। ये सारी चीजें क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी है आपको। इसके बाद बात आती है भाई, अच्छा एक चीज और, अगर आपको ये लगता है कि 2 की पावर n क्यों होता है और आपको ये चीज जाननी है, तो आप मुझसे पूछो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये चीजें बताने को। अगर आपको ये लग रहा है, ये सोच रहे हो कि 2 की पावर n क्यों होता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिख दो, मैं उसको बता दूंगा। उसके डेरिवेशन पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि 2 की पावर n क्यों होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स। क्लियर है बात? चलो, तो अब आपने ये सारी चीजें देख ली हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और टर्म होता है, वो होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है भाई, किसी भी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट की अगर बात की जाए, और उसमें मैं बोल रहा हूं एक सेट है U जिसमें आ रहे हैं 1 से लेके 2 3 अप टू 10, एक सेट है A जहां पर आ रहा है 1 2 3, एक सेट है B जहां पर आ रहे हैं 2 3 4, एक सेट है C जहां पर आ रहे हैं 3 4 5 6। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि A के सारे एलिमेंट्स U में प्रेजेंट हैं, B के सारे एलिमेंट्स U में प्रेजेंट है और C के भी सारे एलिमेंट्स U में प्रेजेंट हैं। इसका क्या मतलब है कि A जो है वो भी U का सबसेट है, B जो है वो भी U का सबसेट है और C जो है वो भी U का सबसेट है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर गिवन कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई एक सेट ऐसा है जो कि बाकी सारे सेट्स का सुपर सेट है, तो वो कहलाता है यूनिवर्सल सेट, सभी का बाप। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट क्या हुआ, किसी भी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में एक ऐसा सेट जो कि सभी का सुपर सेट होता है। ठीक है, अब सबसेट भी दो टाइप के होते हैं, एक प्रॉपर सबसेट होता है, एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट्स कौन से होते हैं, तो प्रॉपर सबसेट्स वो होते हैं जिनमें, जैसे मैं बोलूं अगर बी और ए की बात करी जाए, ए और बी की, और ए में ए के सारे एलिमेंट्स अगर बी में प्रेजेंट हैं और बी में एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है। जैसे मैं अगर बात करता हूं, ए है आपके पास 1 2 3 और बी है आपके पास 1 2 3 4, तो आपको यहां पर समझ में आ रहा है कि 1 2 3 4 ये है, इसमें एक एलिमेंट ऐसा है 4 जो कि ए में नहीं है और ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं, तो ए जो है वो एक प्रॉपर सबसेट है बी का। बट अगर दो इक्वल सेट्स होते हैं ना, दो इक्वल सेट्स होते हैं, अगर मैं बोलता हूं ए है 1 2 3 और बी भी है 1 2 3, तो इस केस में ए जो है वो बी का सबसेट होगा और बी जो है वो भी ए का सबसेट होगा। दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट्स होंगे और दोनों इक्वल सेट्स होंगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला तो ये कि एम्प्टी सेट is the subset of every set and every set is a subset of itself। मतलब हर एक सेट जो होगा वो खुद का सबसेट होगा और एम्प्टी सेट जो है वो सारे ही सेट्स का सबसेट होता है, क्योंकि भाई एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट आता ही नहीं है ना, एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आता है। तो क्या होता है, तो आपको ये समझ में आता है भाई कि ऐसा तो एक एलिमेंट है, एक तो ऐसा सेट है अपने पास जिसमें कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो वो तो सबका सबसेट हो ही जाएगा ना। क्योंकि सबसेट क्या होते हैं भाई, अगर यहां पर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या ए का सबसेट 1 है, तो 1 जो है वो ए में आ रहा है, या फिर हम ये बोलेंगे इस वाले सबसेट में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं आ रहा जो ए में नहीं हो। ठीक है, तो ऐसे ही तो एम्प्टी सेट भी है, एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा है ना, तो आप ये बात साफ साफ बोल सकते हो कि एम्प्टी सेट जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। ठीक है, और सारे सेट्स खुद के भी सबसेट होते ही होते हैं, इसमें कोई टेंशन फिकर की बात नहीं है। क्लियर है सारी चीजें, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब एक और बात आप समझ लो कि भाई अगर मैं ए बना रहा हूं, ये है 1 2 3 और मैं बोलता हूं इसके सबसेट्स कौन कौन से होंगे, तो आप सबसे पहले तो बोलोगे एक तो 5 होगा भाई एम्प्टी सेट,
एक होगा अकेला वन का कोई सेट होगा, तो आप बोलोगे भाई हाँ भाई वन जो है वो इसमें ऑलरेडी अवेलेबल एलिमेंट, तो वन जो है वो उसका सबसेट है। अकेला 2 भी इसका सबसेट होगा, फिर 3, फिर 1, 2 को मैं इसका सबसेट बोल सकता हूँ, 2, 3 का उसका सबसेट बोल सकता हूँ, और 1, 3 को भी इसका सबसेट बोल सकता हूँ। देन 1, 2, 3 भी इसका सबसेट होगा। कितने हो गए काउंट कर लो। तो आपको पहले तो पता है भाई इसमें n एलिमेंट्स कितने, 3 हैं, n की वैल्यू 3 है, तो 2 की पावर 3 यानी 8 होना चाहिए था। और सबसेट्स कितने हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो सारे सबसेट्स हो गए आपके पास। इसको मैं बोलता हूं, अगर मैं इसको सेट के अंदर लिख दूं, मतलब मैं एक सेट बना लूं जो कि सारे सबसेट्स का सेट है। सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, तो यहां पर आप क्या बोलोगे, क्या हो गया, P ऑफ ए। P ऑफ ए क्या होता है, पावर सेट। सारे ही सबसेट्स का एक सेट बन जाए। यहां पर जितने भी सेट है ना इसके अंदर जो आ रहे हैं वो एक एलिमेंट के समान ट्रीट होंगे। ठीक है, मतलब कि जो सबसेट है 1 या सेट है 1 वो पावर सेट ऑफ ए का एक एलिमेंट है। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना, पावर सेट जो होता है वो क्या होता है, किसी भी एक गिवन सेट का सारे सबसेट्स का सेट होता है। ठीक है, एक और चीज जो आप लोगों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ ली जाती है वो ये होता है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। तो एक सबसेट को छोड़ दिया जाए जो कि इक्वल सेट होता है, 1 2 3 जैसा यहां पर है, तो यहां पर भी 1 2 3 है, बस वो वाला एक सबसेट जो है वो कैसा है, इम्प्रॉपर है, बाकी सारे प्रॉपर सबसेट्स हैं। तो भाई 2 की पावर n जो है उसमें से 1 माइनस कर दो, क्योंकि हर सेट खुद का सबसेट होता है, तो एक सेट तो ऐसा बनेगा जो प्रॉपर नहीं होगा, तो 2 की पावर n -1 होता है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। क्लियर है? तो भाई इतनी जानकारी काफी है क्लास 11th के बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट्स को क्लियर करने के लिए। अब हम आते हैं अपने आगे के कॉन्सेप्ट्स पे। तो भाई सबसे पहली चीज यहां पर आती है ऑर्डर्ड पेयर की। ऑर्डर्ड पेयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्या आपने कभी आज तक ऑर्डर्ड पेयर देखा है, क्या ऑर्डर्ड पेयर सोचा है, क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर, जानते हो क्या? नहीं जानते, ऐसा बोल रहे हो? अरे जानते हो भाई, आप लोगों ने जब भी कार्टेशियन प्लेन पर पॉइंट्स को प्लॉट किया होगा, किया है? तो अगर मैं लिखता हूं कभी पॉइंट में 1, 2, तो बस एक जरा सी बात बताएं मुझे कि जो 1, 2 है इसमें 1 में कौन से एक्सिस पे प्लॉट करूंगा और 2 में कौन से एक्सिस पे प्लॉट करूंगा। तो आप बोलोगे सर ये तो पता है हमको बहुत अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। सर क्योंकि यहां पर पहले लिखा हुआ है 1, तो पहले मैं एक्स एक्सिस पर 1 पर प्लॉट करूंगा, 1, 0 पर आऊंगा मैं, और सॉरी 1, 0 पे, हाँ ठीक है, एक्स एक्सिस पर 1 जाऊंगा, और अगर यहां पर 2 लिखा हुआ तो वाई एक्सिस पर मैं 2 चलूंगा। अब इन दोनों ही पॉइंट्स को मैं क्या करूंगा, मिलवा दूंगा, और ये मेरा पॉइंट 1, 2 हो जाएगा। तो ये बात आपको कैसे पता चली कि यहां पर 1, 2 लिखा हुआ है, तो पहले आपको एक्स एक्सिस पर आना है, उसके बाद वाई एक्सिस पर आना है, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। यहां आप कभी भी y पहले और x बाद में नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां पर ऑर्डर सिग्निफिकेंट है। तो भाई ऐसे ही पेयर ऑफ नंबर्स जो होते हैं जहां पर ऑर्डर क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है, वो होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। वो क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। जैसे मैं बोलता हूं a, b, ठीक है, और मैं बोलता हूं अगर ये 2, 8 के इक्वल है, तो हमेशा याद रखना कि इनके ऑर्डर को आप कभी चेंज नहीं कर सकते, यहां पर इनका ऑर्डर जो है वो सिग्निफिकेंट होगा। तो भाई यहां पर a जो है वो 2 के इक्वल होगा और b जो है वो 8 के इक्वल होगा। तो आपको यहां पर ऑर्डर हमेशा मैटर करता है, ऑर्डर सिग्निफिकेंट होता है, इसलिए यहां पर हम क्या बोलते हैं इनको, ऑर्डर्ड पेयर। जैसे मैं अगर बोलूं आपसे कि x + 1, y - 2 = 3, 8, और मैं आपसे बोलता हूं x और y की वैल्यूज निकालो, तो आप कैसे निकाल सकते हो यहां से x और y की वैल्यूज? तो वो आपको मालूम है कि यहां पर पेयर्स जो हैं वो कैसे हैं, ऑर्डर्ड हैं, और अगर ये ऑर्डर्ड पेयर हैं तो आपको ये जानते हो कि ऑर्डर सिग्निफिकेंट होता है, और अगर ऑर्डर सिग्निफिकेंट होता है तो जो पहला वाला अपना टर्म है वो उसके पहले वाले टर्म से इक्वल होगा, यानी x + 1 जो है वो 3 के इक्वल हो गया, तो x की वैल्यू 2 आ गई, y - 2 जो है वो 8 के इक्वल हो गया, तो y की वैल्यू 10 आ गई। तो x 2 y 10, ये कैसे पता चला? ऑर्डर्ड पेयर्स के थ्रू, क्योंकि यहां पर क्या होता है, ऑर्डर जो होता है वो कैसा होता है, सिग्निफिकेंट।
क्लियर है बात? चलो, तो अब आते हैं सबसे काम की चीज पर, जो कि है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो अगर यहां पर आपको दो सेट्स दिए हुए हैं, ए और बी, ठीक है, इफ वी हैव टू सेट्स, ए जो कि है 1, 2, 3 एंड बी, या फिर मैं बोलूं यहां पर ए को 1, 2 एंड बी को बोल दूं 3, 4, ठीक है। तो यहां पर आपके पास ए है 1, 2 और बी है 3, 4। तो यहां से अगर मैं बोलता हूं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो क्योंकि आपको अभी अभी मैंने बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर आपने कहां पर यूज किए थे, XY प्लेन में। XY प्लेन को कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं या फिर कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। रेने डेकार्टिस ने उसका इन्वेंशन किया था भाई, इसलिए उसको वैसा बोला जाता है, ठीक है। तो वो ऑर्डर्ड पेयर सिग्निफिकेंट थे, तो इसलिए यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब आया है। क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए क्रॉस बी क्या होता है, तो आप बोलोगे भाई ए क्रॉस बी होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए क्रॉस बी विल कंटेन ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स A comma B, where A will belongs to A and B, small b will belong to B। मतलब यहां पर हमको समझ में आया कि भाई जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो हर उस ऑर्डर्ड पेयर को यहां पर कंटेन करेगा, A comma B को, जहां पर पहला वाला जो एलिमेंट है वो पहले सेट से आ रहा है और दूसरा वाला जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट से आ रहा है। यहां पर पहला और दूसरा सेट क्या है, तो ए क्रॉस बी लिखा हूं तो पहला सेट ए है और दूसरा सेट बी है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो ए क्रॉस बी में कौन कौन से आपके ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं। तो ए से बी में जाना है आपको, सबसे पहले आपको सारे एलिमेंट्स पहले किसके लिखने, ए के। तो पहला अगर मैंने 1 लिखा तो इसके साथ दूसरा एलिमेंट 3 लिख सकता हूं या फिर 4 लिख सकता हूं, ठीक है। अब पहले एलिमेंट के पास और कोई एलिमेंट्स यहां पर नहीं बचे और पेयर बनाने के लिए, ठीक है। तो आपने 1, 3 और 1, 4 लिख दिया। इसके बाद दूसरे एलिमेंट पे जाओगे तो 2, 3 और 2, 4। ये हो गया आपका ए क्रॉस बी। पहला एलिमेंट विल बिलोंग्स टू ए एंड सेकेंड एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, बी को। तो यहीं पर अगर मैं बी क्रॉस ए बोलता हूं तो ये क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए में क्या हो जाएगा भाई, दूसरा एलिमेंट, सॉरी, जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे सेट को बी को बिलोंग करेगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो ए को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो पहला एलिमेंट किसके सेट से आएगा, बी से, मतलब 3, 1 और 3, 2 और या फिर हो सकता है 4, 1 एंड 4, 2। ये हो गया आपका ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। क्या अगर मैं यहां पर पूछूं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल है तो आप हां बोलोगे या ना बोलोगे, ठीक है। इसका पहले आंसर मैं आपसे आपके अपने सबसे फेवरेट चहीते पवन भाई से पूछते हैं, ठीक है। अगर आप लोग मेरे पुराने स्टूडेंट्स हो तो आप लोग जानते हो पवन कौन है, और अगर आप लोग नहीं जानते हो तो आपको बता दूं कि बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाला है जिसका नाम होगा फेस रिवील, जहां पर पवन का फेस हम रिवील करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले ये पूछते हैं, बेटे पवन यहां देखो ए क्रॉस बी है, बी क्रॉस ए है, ये दोनों इक्वल सेट्स होंगे कि नहीं, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, 1, 3 है यहां पर, 3, 1 तो है यहां पर, 1, 4 है यहां पर, 4, 1 तो है यहां पर, 2, 3 यहां पर, 3, 2 तो है यहां पर, 2, 4 और 4, 2 तो है यहां पर, नहीं होंगे सर। क्यों नहीं होंगे, 1, 3 का 3, 1 के इक्वल होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आगे पीछे हो रहा है। ये देखो यही वाला कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर होना चाहिए, आगे पीछे हो रहा है मतलब ऑर्डर चेंज हो रहा है, मतलब उसका वही था, ठीक है। तो यहां पर भाई ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, अगर आपका ऑर्डर चेंज हो गया तो वो इक्वल नहीं होगा। 1, 3, 3, 1 के कभी इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि भाई यहां पर ऑर्डर सिग्निफिकेंट है। तो ये दोनों सेट्स भी कभी इक्वल नहीं होंगे। ये किस केस में इक्वल हो सकते हैं, ये कोई मुझे बता सकता है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना, ठीक है, तुरंत से अभी, क्योंकि अभी मैं रिवील कर दूंगा किस केस में इक्वल हो सकते हैं। ये दो केस, ये सिर्फ तभी इक्वल हो सकते हैं जब मैं ए क्रॉस ए लूं। अगर मैं यहां पर ए क्रॉस ए लेता मान लो, ठीक है, तो ए का किसके साथ, ए के साथ ही, तो वहां पर क्या हो जाएगा, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, ठीक है। अब दूसरा भी ए क्रॉस ए ही लूंगा तो ये ऑब्वियस सी बात है ना कि इक्वल हो जाएंगे,
बात तो सेम ही है। तो अब भाई बात यही होगी कि भाई दोनों सेट ही इक्वल हो, अगर यहां पर मैं बोलूं ए और बी इक्वल सेट्स हो, तभी इनका ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए जो है वो इक्वल हो पाएगा। क्लियर है बात? तो समझ में आया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने होंगे, अगर मैं बोलता हूं आपके ए के पास एन ऑफ ए जो है वो है 2, एन ऑफ बी जो है वो भी है कितना 2, मैं बोलता हूं एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा। तो यहां पर बनाकर देख लो आप, ए के 2 एलिमेंट्स हैं और वो बी के दोनों एलिमेंट के साथ एक एक एलिमेंट एक एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो आपको पता है यहां पर कितने बन रहे थे 1 2 3 4। तो आपको समझ में आ रहा है अगर ए में 2 है बी में भी 2 है तो यहां पर इनका जो प्रोडक्ट है दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का रिजल्ट उतना ही आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या बोला कि एन ऑफ ए क्रॉस बी जो होता है वो एम इंटू एन के बराबर होता है। अगर मैं बोलता हूं कि एन ऑफ ए जो है किसी भी सेट का वो एम है और एन ऑफ बी जो है वो एन है, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, तो आपको ये पता है कि भाई इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इन चीजों को जल्दी से आप लिख लो, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से इसका। अगर मैं यहां पर बोलता हूं एन आपके पास क्या है, एन नहीं, मैं बोलता हूं यहां पर ए आपके पास क्या है 1, 2, 3, ये मान लो आप। ठीक है, इसके बाद मैं बोलता हूं एक सेट है बी जिसमें है 2 एलिमेंट्स ए बी। तो आपके पास 2 सेट्स हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें बनाना है, लेकिन उससे पहले हम चेक करते हैं कि जो फॉर्मूला भी हमने पढ़ा वो सही था या फिर नहीं था। ठीक है, अगर मैं यहां पर बोलता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितना है तो वो है 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी कितने हैं तो वो है 2। तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होने चाहिए, तो एम एन होते हैं, मतलब कि इन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। तो यहां पर कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी 6 होने चाहिए। तो चलो करके देखते हैं भाई 6 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ए क्रॉस बी जब बनाओगे तो ए के सारे एलिमेंट से रिलेट करवाते जाओ किसके, बी के सारे एलिमेंट्स को। ठीक है, क्या करवाते जाओ, रिलेट करवाते जाओ। रिलेशन पढ़ना है आगे, याद रखना है इस चीज को। ठीक है, आपने क्या बोला 1, ए एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, 1, बी एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, एक एक करके सबको पकड़ लेते हैं अपन। 2, ए एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, 2, बी एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, 3, ए एंड 3, बी ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। क्लियर है? अब ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आने चाहिए थे, 6 आने चाहिए थे। कितने आ रहे हैं यहां पर 1 2 3 4 5 6। हर एक ऑर्डर्ड पेयर को एक नंबर ऑफ एलिमेंट ही गिनोगे ए क्रॉस बी का, तो कितने आ रहे हैं 6 ऑर्डर्ड पेयर यहां पर बन रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सही था। इसके बाद अगर मैं एन ऑफ बी क्रॉस ए आपसे पूछूं तो वो कितना आएगा यार, ऑब्वियस सी बात है वो भी कितना आएगा 6 ही आएगा। 2 इंटू 3 बोलो, 3 इंटू 2 बोलो, बात सेम होती है। तो ए क्रॉस बी जरूर बी क्रॉस ए की इक्वल नहीं होगा, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए जो है वो सेम ही होंगे। तो कमेंट सेक्शन पर बी क्रॉस ए क्या बनेगा ये जरूर आप मुझे कमेंट करके बता दें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स तक। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशंस को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे रिलेशंस क्या होते हैं। देन हम ये समझेंगे कि भाई उनका रिप्रेजेंटेशन कितने तरीकों का होता है, हर एक वे को पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसके बाद रिलेशन के साथ साथ उसकी डोमेन, उसका रेंज, टाइप्स ऑफ रिलेशन सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए स्टेप अप एकेडमी के साथ। इस वीडियो को हम करते हैं खत्म। आपको ये पता है कि स्टेप अप एकेडमी में केजी से लेकर 12 तक सारे ही सब्जेक्ट्स की पूरी पढ़ाई होती है, साथ में सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट हो, जेई हो, सीयूईटी हो, सीए हो, सीपीटी हो, सब कुछ हम यहां पर पढ़ाते हैं। तो भाई आप जो भी पढ़ रहे हो, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स जो भी कहीं पर कोई भी पढ़ाई करना चाहते हैं, सबको स्टेप अप एकेडमी का नाम बता दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स तक। ठीक है, चलो, तो पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे और स्टेप अप एकेडमी की तरफ से थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर मैं बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेकर आऊंगा, रिलेशंस के बारे में बताऊंगा एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।